बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रवीद साबरी हियर। आज हम 11th ऑफ मई 2024 सैटरडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहला एडिटोरियल है टैक्सिंग पेंशंस। बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है कि आईएमएफ का जो इस वक्त तो एग्जिस्टिंग जो उनके साथ बातचीत चल रही है, उस बातचीत में आईएमएफ ने डिमांड किया है कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए। और उस टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए एक साथ ये भी आई कि एक प्रपोजल ये भी आई कि पेंशन्स जो हैं, जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स की होती हैं, उनके ऊपर पहले टैक्स नहीं है, तो अब उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए और उससे अ, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आने की जो है वो एक पर एनम रुपीज 22 to 25 बिलियन पर एनम इससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ये है बेसिक प्रपोजल, जो कि आईएमएफ की डिमांड पे शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये काम करने जा रही है। और जितने भी सिविल और मिलिट्री पेंशनर्स हैं, उनकी जो पेंशन्स हैं उसके ऊपर वो टैक्स लगाने जा रही है। ऐसे पेंशनर जिनकी 1.2 मिलियन पर ईयर से 1.2 मिलियन पर ईयर से ज्यादा जिनकी जिनकी पेंशन बनती है, यानी कि 12 लाख से ज्यादा जिनकी पेंशन बनती है, उनके ऊपर टैक्स लगेगा। अच्छा, और साथ ही जो एग्जाम्पशंस हैं, कुछ एग्जाम्पशंस हैं बजट में, टैक्स एग्जाम्पशंस, उनको भी खत्म किया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ये कि जो यस जी, और इसके साथ साथ ये है कि ये हो सकता है कि कौमी खजाने में तो थोड़ा सा कुछ एडिशन हो, लेकिन ये जाहिर है पेंशनर्स के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होगा, क्योंकि नॉर्मली पेंशनर ऑब्वियसली कुछ और काम तो करते नहीं हैं, उन्होंने सारी जिंदगी सर्व किया होता है, तो उन्हें पेंशन की फॉर्म में एक बैठे बिठाए कुछ रकम मिल जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी बाकी जिंदगी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन होगा। कुछ लोगों के तो ये पेंशन जो है ना, उनके लिए एक गिफ्ट ही होता है, क्योंकि उनके बच्चे जो है वो अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, तो ये पेंशन उनके लिए इतना बड़ा वो नहीं होती, कोई जिंदगी गुजारने का जरिया नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स होते हैं कि जिनका वाहद जरिया यही होती है, या किसी और जरिए के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा एडिशन होती है उनके लिए, तो उनके ऊपर तो ज़ाहिर है ये बोझ आएगा। अच्छा, और ये अब जो प्रपोजल है, इसके हवाले से अब कुछ हमारे एडिटर ने कुछ कमेंट्री की है, उस कमेंट्री के हवाले से हमें इस चीज को देखना है। हमारा एडिटर कहते हैं कि एडिशनल टैक्स रेवेन्यू जो कि 600 बिलियन रुपीस का एक्सपेक्टेड है इससे, तो ये ये जो है एक अच्छा अमाउंट तो जरूर है, लेकिन देखना ये चाहिए कि पाकिस्तान का जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी बहुत ही अनफेयर है और नामुनासिब है, और वो जिसको हम कहते हैं ना, गैर मुतनासिब है। गैर मुतनासिब है यानी कि वो जितना टैक्स जिसके ऊपर लगना चाहिए उस तरीके से नहीं लग रहा। कुछ दिन पहले भी हमने इस पे हल्की सी बात की थी इसी डिस्कशन में, कि टैक्स जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो बंदे की इनकम पे लगता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सबके ऊपर एक ही जैसा लगता है। तो पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हैं। तो जब एक ही टैक्स सब पे लगेगा तो जाहिर है ये ज्यादती है, तो ये गैर मुतनासिब हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, और आईएमएफ ने कहा है कि जिस तरह से बाकी ये 6 लाख पर एनम से ज्यादा इनकम जिसकी भी इनकम 6 लाख पर एनम से ज्यादा है उसके ऊपर टैक्स लगता है, इसी तरह से ये
हमारे जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए भी ऐसे ही होगा कि जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मेयार। एक दहलीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? यानी कि मेयार। टैक्स जो हमारा है, टैक्स नेट में आने के लिए जो मेयार है, वो ये है जो इनकम टैक्स का मतलब जो है कि जिसमें हम कहते हैं ना कि मतलब आजकल जो पाकिस्तान में टैक्सेबल इनकम है, सैलरीड पर्सन के लिए वो 6 लाख है ना, तो यानी कि 6 लाख पर एनम, 6 लाख सालाना से कम अगर किसी की आमदनी है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स कोई नहीं है। लेकिन अगर 6 लाख से ज्यादा है, 6 लाख से ज्यादा पर एनम का मतलब है कि सिर्फ 50,000 एक महीने का अगर एक बंदा कमाता है तो वो इनकम टैक्स के काबिल हो जाता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड जो है वो बनाया गया है पेंशनर्स के लिए, वो 12 लाख का है। वो 12 लाख का है। तो अब हमारा जो एडिटर है वो ये कहता है कि ओवरऑल ही ये जो हमारे जो पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल हैं, जो गुर्बत के सिताए हुए बेचारे लोग हैं, बहुत हैवी परसेंटेज पाकिस्तान की पॉपुलेशन की है, उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ये थ्रेशोल्ड ही 12 लाख कर देना चाहिए, 1.2 मिलियन कर देना चाहिए, ताकि इससे कम से कम जो है वो कुछ लोगों को सांस लेने का मौका मिलेगा। लेकिन जिनकी इससे ज्यादा इनकम है, उससे उसके उनके ऊपर बेशक टैक्स थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया जाए, ताकि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं, थोड़ा सा उनको सांस लेने का मौका मिले। तो थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ा देना चाहिए टैक्स के लिए, टैक्स के लिए किसके ऊपर, सैलरीज के ऊपर और पेंशन के ऊपर। अच्छा, अब उसके बाद जो बात बताई जा रही है वो ये है कि एफबीआर जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स का इरादा जब भी करता है, तो वो देखता है कि सैलरीड क्लास और पेंशनर्स चूंकि उनकी उनके टैक्स नेट में आते हैं और बैंकों के थ्रू वो सारा कुछ चल रहा होता है, तो उनके ऊपर टैक्स लगाना, उनके ऊपर फोकस करना, उनको सुपरवाइज करना बड़ा इजी होता है। तो फॉरेन से वो सैलरीड पर्सन ही सामने आते हैं एफबीआर के। हालांकि जो इनकम टैक्स वाले लोग हैं, अब सॉरी, जो ऐसे लोग हैं जो कि कारोबारी लोग हैं, वो कारोबारी लोग जो हैं वो अभी तक भी बहुत सारे ऐसे हैं जो टैक्स नेट से बाहर हैं। एक तो उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए, फिर उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन रेज किया है हमारे न्यूज़पेपर एडिटर ने। उन्होंने कहा है कि जी टैक्स टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान में बहुत कम है। एक आम जो मिडिल मिडिल इनकम कंट्रीज है ना, जो एक आम कंट्रीज हैं जिनमें इक्विटेबल इनकम टैक्स सिस्टम है, उसमें 15 to 20% टैक्स टू जीडीपी रेशो है। टैक्स टू जीडीपी रेशो, ये हम तफसील में बातें बाद में करेंगे, ये खास लेक्चर, स्पेशल लेक्चर इसके लिए मैं रखूंगा, टैक्स कल्चर के ऊपर पाकिस्तान में को टैक्स से रिलेटेड क्या सारी चीजें हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशो का मतलब ये है कि पाकिस्तान में हमारा जीडीपी का मतलब है टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम इसको बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये है, आप ज्यादा डिटेल में ना भी जाएं तो सिर्फ इतना समझ लें कि बजट हमारे ओवरऑल बजट में जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसको आप जीडीपी कह सकते हैं। वैसे थोड़ा सा फर्क होता है नेशनल इनकम और जीडीपी में, लेकिन मैं फिलहाल एक जनरल प्रिंसिपल आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे घर में जो टोटल एक पूरे साल में जो पैसे आते हैं या आने की उम्मीद होती है, वो हमारा जीडीपी होता है। ठीक है? और उसमें कितने परसेंट पैसे हमारे, मतलब जाहिर है उसमें काफी रिसोर्सेज से पैसे आते हैं ना। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हमने, कोई हमारी फैमिली ने फॉर एग्जांपल बिजनेस शुरू किया है, वहां से आ रहे हैं। कोई हमने मकान किराए पे दिया हुआ है, वहां से आ रहे हैं। कोई हमने कहीं पे शेयर डाला हुआ है, वहां से पैसे आ रहे हैं। कुछ हमारी अपनी इनकम है, वहां से पैसे आ रहे हैं।
तो डिफरेंट जगहों से पैसे आके टोटल बनता है जीडीपी। ठीक हो गया? तो उसमें हमारा जो टैक्स है, उसका जो शेयर आम तौर पर होना चाहिए और जो अच्छे कंट्रीज में है, जिनका टैक्स कल्चर ठीक है, वो 15% टू 20% है। लेकिन हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत दिहाइयों से ये देखा जा रहा है कि सिर्फ 4 to 5% ये है। 4 to 5% जीडीपी का ये हिस्सा सिर्फ टैक्स से आता है, जो डायरेक्ट टैक्स से आता है। ठीक है? और ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज है कि पाकिस्तान में जो लोग कमाते हैं वो उतना टैक्स देते नहीं है। और फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है, फिर और तरह की टैक्सेशन होती है, जो कभी बिजली के बिलों पे आ गई, कभी आम चीजों पे आ गई, तो वो सबके लिए आती है और वो इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में फिर सबके ऊपर आगे लगती है। तो इसलिए ये रेशो बहुत कम है, तो इसके लिए टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए, ना ये कि जो सैलरीड पर्सन और पेंशनर्स हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उसी के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाए। अच्छा, अब इसके बाद एक और भी जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो की है कि जो एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी है ना, मतलब जो एफबीआर को चलाने वाले जो ऑफिसर्स हैं, उनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं एस एसआरओज के थ्रू, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स जो हैं उसके थ्रू उनको टैक्स से रिलेटेड मेजर डिसीजन करने की इजाजत है। ठीक है? और हमारा जो ओवरऑल टैक्स एक्सपेंडिचर है वो 2.5 ट्रिलियन है। पिछले 2023 के फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हुआ तो हमें पता चला कि 2.5 ट्रिलियन रुपीस हमारा टैक्स एक्सपेंडिचर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इक्विटेबल जो टैक्स सिस्टम है उसमें एक मिनट यहाँ पे ना बात एक ये मैं लिंक करूंगा पीछे। अभी जो बात मैंने की ना कि एसआरओज हैं, ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स होते हैं। बेसिकली ये स्पेशल पावर्स होती हैं जो एफबीआर के ऑफिसर्स के पास हैं कि वो किसी भी बंदे को टैक्स उसके ऊपर लगा सकते हैं, उसकी टैक्स की छूट दे सकते हैं। उनके पास स्पेशल पावर्स हैं कि वो स्पेशल हालात में किसी को टैक्स की छूट भी दे सकते हैं। तो ये वो चीज है जो कि लॉ में उनके लिए ऐसी प्रोविजन प्रोवाइड करती है कि जिससे करप्शन का दरवाजा खुलता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जो टैक्स के से रिलेटेड मैटर्स हैं A to Z वो पार्लियामेंट की अथॉरिटी में आने चाहिए। पार्लियामेंट को उसको डिस्कस करना चाहिए और पार्लियामेंट ही किसी के ऊपर टैक्स लगा सकता है, किसी से टैक्स हटा सकता है। और ये जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी है उसको एस्टेब्लिश होना चाहिए इस टैक्स सिस्टम में। और दूसरी बात ये है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। ये दो एंड पे जो मेयर्स हैं जो एडिटोरियल हमें बता रहा है। अच्छा, इसमें अब हम देखें अगर, तो रिवोक का मतलब मनसूख करना, ये एक अच्छा वर्ड है, इसको भी आप अपनी राइटिंग में यूज करें। रिबेट का मतलब होता है वापसी वैसे, लेकिन टैक्स रिबेट होता है वो वाली अमाउंट की जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है? मतलब टैक्स की छूट जिसे आप कह सकते हो। प्रोग्रेसिवली एक अच्छा वर्ड है, जैसे ग्रेजुअली होता है वैसे ही प्रोग्रेसिवली है, ये दोनों सिनोनिम्स आपस में हो सकते हैं। अक्रॉस द बोर्ड एक अच्छा ईडियम है, ये ईडियम है और प्लस आम यूज होने वाला ये एक वर्ड है। और फिर इक्विटेबल, इनइक्विटेबल। ठीक है? अच्छा, इक्वल और इक्विटेबल इन दोनों में डिफरेंस है। जरा जरा यहाँ पे इस चीज को मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स की राइटिंग में कि ना ये प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट, इक्वल और इक्विटेबल में डिफरेंस नहीं उनको समझ आता। इक्वल होता है सबके लिए बराबर, इक्विटेबल होता है मुनसिफाना, और इनइक्विटेबल है गैर मुनसिफाना। मतलब इक्वल ये है कि सबके ऊपर एक ही जैसा टैक्स लगे, और वो जाहिर है ऐसा तो नहीं होता, गरीब और अमीर अमीर दोनों के ऊपर डिफरेंट टैक्स लगता है। तो जिसकी ज्यादा इनकम है उस पर ज्यादा टैक्स लगे, जिसकी कम इनकम है उस पर कम टैक्स लगे, ये है मुनसिफाना। इसे कहते हैं इक्विटेबल। ठीक है? तो इक्वल और इक्विटेबल में डिफरेंस है, और यहाँ पे बात इनइक्विटेबल की हो रही है, तो आपको जरूर ये इक्विटेबल एंड इनइक्विटेबल दो वर्ड्स आपको अपनी डिक्शनरी में ऐड करने चाहिए। डिस्टॉर्शन, गलत बयानी,
ये वर्ड चंद दिन पहले भी हाईलाइट मैंने किया था। लेवी का मतलब होता है आयद करना, स्पेशली टैक्स लगाना, टैक्स आयद करना के सेंस में ये वर्ड यूज होता है। इसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो सेकंड एडिटोरियल है ऑरवेलियन स्लाइड। स्टूडेंट्स, जब मैं पढ़ रहा था ये वाला एडिटोरियल, तो मैं ये समझ रहा था शायद मैं कोई लिटरेचर का पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ रहा हूँ। वेरी एक्सेलेंट। दो तीन रीजंस की वजह से। नंबर वन तो ये कि इसमें वोकेबलरी जरा डिफरेंट टाइप की यूज की गई है। नंबर टू ये कि इसमें इनडायरेक्ट वे में बहुत बड़ी बात की गई है। ठीक है। एंड नंबर थ्री ये कि बात को छुपा के भी सीधा वाजे कर देना, ये क्या बात है, यहाँ पे ये बात सामने नजर आ रही है। तो ऑरवेलियन स्लाइड, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जॉर्ज ऑरवेल, ये जो लिखा है, जॉर्ज ऑरवेल एक नॉवेलिस्ट था, इंग्लिश नॉवेलिस्ट। उसका एक नॉवल है जिसका नाम है 1984। ये बेसिकली उसने नॉवल लिखा था 1949 में। 1949 में उसने एक नॉवल लिखा था जिस नॉवल का नाम है 1984। तो 1984 जो नॉवल है उसमें खैर, क्योंकि ये काफी पॉलिटिकल उसके बैकग्राउंड में है, तो मेरा ये माइंड है कि इंशाल्लाह आगे चल के मैं किसी टाइम पे इस पे कोई ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि जिसमें इसके मेन कैरेक्टर्स और इसकी चीज़ों को मैं हाईलाइट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका अक्सर हवाला पॉलिटिकल डिस्कोर्स में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जॉर्ज ऑरवेल का जो 1984 है नॉवल, उसमें उसका एक आइडिया जो यहाँ पे यूज किया गया है और जिसकी वजह से ऑरवेलियन स्लाइड कहा गया है। ऑरवेलियन स्लाइड का मतलब ये है कि जॉर्ज ऑरवेल की तरफ मूव करना, जॉर्ज ऑरवेल की तरफ हमारी स्लाइड हो जाना, यानी कि उधर हम मूव कर रहे हैं, उधर को जा रहे हैं। वो मेन आइडिया ये है कि आम लोगों पे, आम पब्लिक पे ऐसी पाबंदियां लगाना, इनडायरेक्टली नाम ये लेना कि हम उन्हीं का फायदा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उनका फायदा नहीं है, उनके ऊपर पाबंदियां लग रही होती हैं। ये बेसिकली उस नॉवल का मेन आइडिया था। अब हम आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सारी अटेम्प्ट्स की हैं रिसेंट ईयर्स में कि सोशल मीडिया को किसी ना किसी तरह से नकेल डाली जाए, किसी ना किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। ठीक है। अब पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है, देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि जिसमें पहले प्रिंट मीडिया होता था, सिर्फ और सिर्फ। फिर जब टीवी आया तो पीटीवी के थ्रू एक ही स्टेट ओन्ड चैनल था, जिस पे जो भी पॉलिसी होती थी पहले जो है वो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खबरों की मंजूरी आती थी तो खबरें जारी होती। ठीक है। तो फिर उसके बाद 2000 के बाद परवेज मुशर्रफ ही के दौर में प्राइवेट मीडिया चैनल्स को इजाजत दी गई और प्राइवेट मीडिया चैनल्स आए, तो पाकिस्तान में ऐसा बयानिया भी सामने आना शुरू हुआ, ऐसा नैरेटिव भी आम मीडिया पे आना शुरू हुआ जिस नैरेटिव को गवर्नमेंट जो है ना वो ओन नहीं करती थी, बल्कि गवर्नमेंट के समटाइम खिलाफ भी चीजें होती थी उसमें। वो नैरेटिव आना शुरू हुआ जिससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हमें एक आइडिया मिलना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी जब प्रिंट मीडिया था तो गवर्नमेंट की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान था। एक ही इदारा होता था ना, या अखबार चंद एक थे, उनको कह देना कि ये खबर लगानी है और इस तरीके से लगानी है, या ये नहीं लगानी, या अगर वो लगानी भी है तो इस तरह से लगानी है। तो आसान होता था, ये हो जाता था। फिर जब एक पीटीवी था तब भी ये आसान होता था कि एक पीटीवी को कह दिया, उसका एक ही ऑफिसर कंट्रोल करना होता था ना, बाकी तो सारे जाहिर है उसी के ऑर्डर पे चलते थे, हो जाता था। फिर उसके बाद 2000, आज से 24 साल पहले, बल्कि कोई 22-23 साल पहले, जब आहिस्ता आहिस्ता 2003-4 में जब ये मीडिया चैनल्स बनना शुरू हुए,
तो उस टाइम पे देखा ये गया कि मीडिया चैनल्स आ गए, लेकिन कितने के मीडिया चैनल? 50 मीडिया चैनल होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे। उन सब के मालिकान को भी कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था, और कर लिया गया। मुश्किल था, 2-4 जो है वो बड़ा, 2-4 को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी पिछले हमने 2 साल के अंदर-अंदर देखा कि सबको कंट्रोल कर लिया गया। बट एक तीसरी रियलिटी जो 2010 से पाकिस्तान में आहिस्ता-आहिस्ता इमर्ज होनी शुरू हुई और अब अपनी फुल फोर्स के साथ मौजूद है मीडिया के हवाले से, वो है सोशल मीडिया। और उस सोशल मीडिया में फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, टिकटॉक है, और फिर और भी इस तरह के जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सबको कंट्रोल करना नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि वो किसी एक सिंगल अथॉरिटी के अंडर तो है नहीं। वो तो हर किसी के लिए ओपन है, और वो अब सोशल मीडिया पिछले 2 सालों में देखा गया है, 2022 में जब से ये रिजीम चेंज हुआ है, इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया गया है, तब से देखा गया है कि लोगों का रुझान ही पाकिस्तान के जो न्यूज़ मीडिया चैनल्स हैं उनकी तरफ से खत्म हो गया है, या कम, बहुत ही कम हो गया है, और ज्यादा लोग अब सोशल मीडिया देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि सोशल मीडिया को नकेल डाली जाए, और सोशल मीडिया के हवाले से ऐसी ऐसे कवानीन लाए जाएं कि जिससे सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए 2 इदारे बनाए जा रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनसीआईए, ये बेसिकली एफआईए का जो साइबर क्राइम विंग है उसी को रिप्लेस करेगा, लेकिन ये फुल कंप्लीट एक अथॉरिटी वाला इदारा होगा जो एफआईए के रेगुलेशन से आजाद होगा। और दूसरा है जी डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, डीआरपीए, ये एक दूसरा इदारा है। ठीक है। तो अब वो ये दोनों इदारे कायम करने का मकसद सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। और इसको ये और इसमें जितनी तेजी से काम हो रहा है, हमारा एडिटर कहता है कि जितनी तेजी से इसके ऊपर काम हो रहा है, ऐसे ही लगता है कि ये बहुत जल्द ये हो जाएगा, और ये किधर से बात आई है ये भी सामने नजर आ रहा है। इसीलिए इतनी तेजी से काम हो रहा है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दी, साथ ही इसके ऊपर जो है ना वो एक खास सर्कल्स की तरफ से एक डिजिटल टेररिज्म की टर्म आ गई। ठीक है। और जिसमें बताया गया कि दुश्मन फोर्सेस हैं और ये है और वो है, इस तरह करके वो चीजें हैं। लेकिन बहरहाल कि हमारा जो एडिटर है वो ये कहता है कि पाकिस्तान में मीडिया के लिए और मीडिया की आज़ादी के लिए और इवन आम शहरियों की आज़ादी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस डिजिटल एज में इस तरह के कवानीन मीडिया को शायद कंट्रोल तो नहीं कर सकते इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा फुल स्केल लेवल पे, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन जरूर पैदा कर देंगे कि जिससे सिटीजन्स में, लोगों में बहुत बेचैनी फैलेगी। और जाहिर है कि वो बेचैनी मुआशरे के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले ही हम बहुत सारी आयरनीज और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। अच्छा, इस सेकंड एडिटोरियल में अगर हम देखें तो स्ट्रिंडेंट, सख्त, ये एक अच्छा वर्ड है, जरा कम यूज होने वाला वर्ड है, लेकिन अच्छा वर्ड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। पाबंदियां जब लगाई जाती हैं तो स्टैंडर्ड का वर्ड यूज किया जाता है। इम्बोल्डेंट, इम्बोल्डेंट का मतलब है जुर्रतमंद, जिसको हौसला दिया गया हो। असल में ये वर्ड निकला है बोल्ड से। ठीक हो गया। बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, इम्बोल्डन किसी को बहादुर बनाना, और इम्बोल्डन्ड जो बहादुर बनाया जा चुका हो, यानी कि जुर्रतमंद। राइट। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। एनिमोसिटी, सॉरी, ये है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी। ठीक है। और फिर विट्रियल, इसका मतलब तनकीद, नफरत जो सामने नजर आती है। नॉमन कलेचर एक वर्ड है। नॉमन कलेचर का वर्ड यहाँ पे नामों की फहरिस्त लिखा गया है, यस।
ये मीनिंग तो इसका उर्दू में अगर देखें तो यही बनता है, लेकिन असल ये देखें नॉमेनक्लेचर का जो वर्ड है बेसिकली ये है कि कोई भी वर्ड हम कॉइन कैसे करते हैं, कोई भी वर्ड बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो ये जो जॉर्ज ऑरवेल ऑरवेल की नॉमेनक्लेचर है वहां से ये चूंकि आइडिया आ रहा है, तो इसलिए नॉमेनक्लेचर का मतलब कि जिस तरह से उन्होंने उसने बनाया कि जी प्रोटेक्शन अथॉरिटी, बात प्रोटेक्शन की हो रही है, लेकिन इस प्रोटेक्शन के अंदर लोगों की प्रोटेक्शन शामिल नहीं है। ये एक ऐसी आयरनी है जो जॉर्ज ऑरवेल ने अपने नॉवल में भी यूज की है। तो ये नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम किस तरह से बनाया जाता है। अच्छा, अब फिग लीफ, ये एक अच्छा इडियम है और यूज होने वाला है आपकी राइटिंग में भी, और इसी इसको एज एन इडियम भी आप याद रखें। फिग लीफ का मतलब है ऐसी चीज जो किसी ऐब को छुपाए। ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो डीआरपीए की क्रिएशन है ये एक फिग लीफ है, ये किसी और बुरी चीज को छुपा के, नाम इसका अच्छा है लेकिन काम बुरा है। ठीक है। और आगे चैरिटेबल का मतलब खैराती, ये भी आप अगर अपनी राइटिंग में रखें तो अच्छी बात है। अनलीश का मतलब छोड़ना है, जाहिर करना है, वाजे करना है, सामने लाना है। ओमन का मतलब है पेशगोई, या जिसको कहते हैं शगुन। एक अच्छा वर्ड है उर्दू का इसके लिए, शगुन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। थर्ड वाला, टेरर अगेंस्ट गर्ल्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेरर अगेंस्ट गर्ल्स का हेडिंग दिया है, ये बेसिकली पिछले कुछ दिनों से इस तरह के वुमेन राइट्स से रिलेटेड, और आप देख रहे होंगे कि कुछ एडिटोरियल्स आ रहे थे जिसमें वुमेन राइट्स से रिलेटेड कुछ बातें हो रही थी। अब ये एक ऐसा वाकया हुआ है वेंसडे वाले दिन, वेंसडे को अभी 4 साल एजुकेशन इमरजेंसी पाकिस्तान में नाफिज की है, लेकिन उसके बाद कोई तकरीबन 2 दिन के बाद नॉर्थ वजीरिस्तान में गर्ल्स के एक प्राइवेट स्कूल, शिवा तहसील के अंदर गर्ल्स के एक प्राइवेट स्कूल के ऊपर हमला किया गया अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स की तरफ से, और उस स्कूल को धमाके से उड़ा दिया गया। ठीक है। इसी तरह से लास्ट मई में भी मीर अली में गवर्नमेंट के 2 स्कूल्स को इसी तरह से हमला किया गया था आधी रात में, और उनको तबाह कर दिया गया था। 2018 में भी गर्ल्स के 2 स्कूल जो हैं उनको गिरा दिया गया था। ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो की एजुकेशन है गर्ल्स की एजुकेशन है उसके खिलाफ एक स्पेशल कैंपेन चल रही है, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि टेरर अगेंस्ट गर्ल्स का मतलब कि गर्ल्स के स्कूल को गिराना असल में एक टेररिज्म की एक्टिविटी है, जो कि स्पेशली वुमेन राइट्स को टारगेट करती है और गर्ल्स के राइट्स को टारगेट करती है। ठीक है। और ये बताया गया है कि नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी में, जो कि केपी का अब हिस्सा बन चुके हैं और वो अब प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं, उसमें मतलब एक मतलब नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी भी और प्लस सारी एजेंसीज, फाटा जिसको पहले कहते थे, वो वो जो फाटा जिसको कहते थे वो सारे अब हिस्सा बन चुके हैं किसका, खैबर पख्तूनख्वा का। तो उसको उसको अब फाटा तो नहीं कहा जाता, अब तो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा ही कहा जाता है। लेकिन पिछले 10 साल में पिछले 10 साल में 1500 स्कूल ऐसे हैं कि जिनको इस तरह से गिरा दिया गया, या गर्ल्स के स्कूल्स को टारगेट किया गया किसी भी तरह से। और ये एक बड़ी सोची समझी स्कीम के तौर पर के तहत हो रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसमें एक मेन रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ये उन्हीं का नैरेटिव है, ये उन्हीं की सोच है। और फिर जो अफगान तालिबान है, क्योंकि वो भी एक हार्ड लाइन अप्रोच रखते हैं, तो इस पॉइंट पे आके अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान दोनों की सोच एक है कि गर्ल्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। और ये अफगानिस्तान में जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो तो अपने उस हिसाब से करते रहें, लेकिन हमारी अथॉरिटीज को हमारे अपनी सोच के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी हमारे एडिटर ने कहा है कि ये इस पूरे रीजन के लिए
बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि क्योंकि अब ये रीजनलिज़्म का दौर है, अब जो भी रीजन तरक्की करता है, वो इकट्ठा तरक्की करता है, ठीक है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे रीजन को इसके ऊपर जो है ना वो सोचने की ज़रूरत है और इस पूरे रीजन का नाम लेके मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर राइटर ने नाम तो नहीं लिया लेकिन असल में चाइना को मुखातिब किया है कि चाइना को भी चाहिए कि इसमें रोल प्ले करे और अफगान तालिबान को, क्योंकि अफगान तालिबान गवर्नमेंट में है, वो पॉलिसी बना सकते हैं, वो एक वाइड स्प्रेड सोच अपने कंट्री में ला सकते हैं। और चाइना की गवर्नमेंट अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट है उसके साथ मिल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू कर रही है और आगे करना चाह रही है। तो इसलिए चाइना की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अफगान तालिबान को इस पॉइंट पे लाए कि गर्ल्स की एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है और इसके खिलाफ जो उनका नैरेटिव है वो खत्म होना चाहिए। अगर अफगान तालिबान का नैरेटिव खत्म हो जाता है तो फिर टीटीपी का नैरेटिव ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टीटीपी अपना जो मेजर सोच है, जो नैरेटिव है, ड्रॉ ही अफगान अफगान तालिबान से करती है, ठीक है? तो इसलिए ये जो रीजन वाली बात की गई है इसमें चाइना को इनडायरेक्टली मुखातिब किया गया है। अच्छा, और दूसरी बात ये है, साथ ये भी बताया गया है कि ये भी याद रखना जरूरी है कि किसी भी माइंड सेट को किसी जंग से शिकस्त नहीं दी जा सकती या बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि उस माइंड सेट को चेंज किया जाए, ठीक है? हम जितने मर्जी ऑपरेशन करते रहें, ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो जाए या रद्दुल फिसाद हो जाए या कुछ भी हो जाए, जब तक कि हम उस सोच को तब्दील नहीं करते, वो ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, ये ठीक नहीं होंगी। तो इसलिए इस सोच को हमें ठीक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और ये स्टेट के लेवल पे ही हो सकता है। आगे चलते हैं जी, ऑगर। ये वर्ड जिन भूत इसका मीनिंग है। आप अपनी राइटिंग में तो कम ही यूज कर सकते हैं लेकिन इसका वर्ड आपको पता होना चाहिए। ऑब्लिटरेट का मतलब मिटा देना। अब देखिए ना, चंद एक वर्ड्स ऐसे हैं। अब जैसा कि यहाँ पे है जी, ब्लो अप। ये ब्लो अप है, ये भी धमाके से उड़ा देना, खत्म कर देना। ऑब्लिटरेट, ये भी मिटा देना, खत्म कर देना। रेज, ये भी मिटा देना, खत्म कर देना, ठीक है? फिर उसके बाद रेविज, तबाह कर देना, ठीक है? डिसमेंटल, खत्म कर देना, तबाह कर देना। ये देखें, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स एक ही मीनिंग के, तकरीबन मिलते जुलते मीनिंग के यूज किए हैं इस एक छोटे से पैसेज में। ये हमारी हमारी अपनी बच्चों की, अपनी जो स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए लेसन है कि एक ही बात को यूज करने के लिए 5 डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। और ये आपको भी ऐसे ही करना चाहिए कि किस तरह से आपने वर्ड्स को यूज करना है अपने फायदे के लिए, ठीक है? मैं ये समझता हूँ कि अगर यही वाले वर्ड आप इसमें से सारे पिक कर लें और उनको यूज करना शुरू करें अपनी राइटिंग में, तो ये काफी है। क्लैंप डाउन, दबा देना, खामोश कर देना, ये भी एक अच्छा वर्ड जरूर है, इसको भी आप अपनी राइटिंग में यूज करें। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।